गाइज, वेलकम बैक इन एससी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री टुडे। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसके पहले कोलाइड के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स को देखे थे। आज हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हम लोग जनरली 3 मेथड यूज करते हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार और भी मेथड हैं, लेकिन हमको 3 मेथड पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करना है। तो इसमें पहला मेथड होता है केमिकल मेथड। तो इस केमिकल मेथड में कुछ केमिकल सब्सटेंस लिए जाते हैं और वो आपस में रिएक्शन करके और तब हमको कुछ न्यू प्रोडक्ट देते हैं। वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिस्पर्स फेज का काम करते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स होकर के अपना सोल बना लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केमिकल मेथड को कि कोलाइडल डिस्पर्सन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। व्हिच टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स? डिस्पर्स फेज by double decomposition reaction, oxidation reduction reaction और हाइड्रोलिसिस। यानी डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये सोल बन सकते हैं। तो इसमें जो पहले रिएक्शन होगा ये डबल डिकम्पोजिशन, चाहे ऑक्सीडेशन, चाहे रिडक्शन, चाहे हाइड्रोलिसिस। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट एग्रीगेट होकर के, कलेक्ट होकर के और तब आपका सोल फॉर्मेशन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, चारों टाइप के रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे H2SO3 + 3H2S। तो अब यहाँ पर सल्फ़र यहाँ आ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है, तो ऑक्सीजन के यहाँ आने से वाटर बन जाता है, सल्फ़र यहाँ पर मिल गया, ये सोल का काम। फिर इसी तरीके से SO2 है, 2H2S है, ऑक्सीडेशन होता है तो 3H सोल + 2H2O बन जाता है। इसी तरीके से 2AuCl3 है, 3HCO है + 3H2O है। रिडक्शन से इसका ये AU अलग निकल जाता है, तो ये गोल्ड पार्टिकल है, ये सोल का काम करता है, + 3ACOOH + 6HCl बन जाता है आपका। फिर आपका आयरन क्लोराइड है, वाटर के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के कारण आयरन का हाइड्रोक्साइड बन जाता है सोल के रूप में और HCl आपका बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं केमिकल मेथड में। क्वेश्चन में जनरली केमिकल मेथड टाइप पूछा जाएगा तो केमिकल मेथड के बारे में 1 लाइन लिख दीजिए, 1-2 लाइन, 1-2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी आप देंगे तो आपका इनफ हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन ये चारों देते हैं। आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि NCERT बुक में जो भी रिएक्शंस, वो चाहे आपके एग्जाम्पल में हो या किसी डिस्कशन में वो दिए गए हैं, तो आप उन रिएक्शन को समझ करके और याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में CBSE में एग्जैक्टली सेम टू सेम वही रिएक्शन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगा अगर आप याद रखेंगे तो। इसके बाद सेकेंड टाइप होता है इसका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या उस मेथड को हम ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। तो एक मेथड हो गया केमिकल मेथड, एक हो गया इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और एक होगा पेप्टाइजेशन मेथड। तो पहले सेकंड वाले को हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो डिसइंटीग्रेशन मतलब स्प्लिट कर देना। तो इलेक्ट्रिकली अगर हम स्प्लिट करते हैं, कोई मेटल है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसको स्प्लिट करते हैं, उनके एटम्स अलग हो जाते हैं और फिर वो रिकम्बाइन करके, रिकलेक्ट हो करके अगर सोल बनाते हैं, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इस मेथड में दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, तो इसमें 2 तरह की बात होती है। क्या क्या? तो डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। इसमें दोनों बात होती है। एक बार जो मटेरियल होगा, जो मेटल होगा, तो उसके पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे और डिस्पर्स होने के बाद अपने एटॉमिक फॉर्म में डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर से रिकलेक्ट होते हैं, रिकम्बाइन करते हैं और उस तरीके से उसका सोल बनता है। तो कोलाइडल सोल्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड।
अब इस मेथड में होता क्या है कि जैसे वैसे लिया जाता है यहाँ पर पॉट, और इसमें एक दूसरा पॉट भी रख दिया गया है। यहाँ पर बाहर में कंडेंसेशन के लिए आइस बाथ लिखा हुआ है, इसमें आइस के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, और अंदर वाले हिस्से में आपको मेटल रख दिया जाता है और डिस्पर्सन मीडियम रख दिया जाता है। इसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रोड के द्वारा ये इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, ये वाले और ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये इलेक्ट्रोड जब इसमें मिलाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो इसके अंदर के जो ये इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर इस चैम्बर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और टू मच हीट के कारण जो मेटल हैं वो अपने एटॉमिक फॉर्म में वेपोराइज होने लगता है, और उसके जो मेटल्स निकलते हैं वो इस आइस बात के कारण फिर कंडेंसेट कर जाते हैं, और कंडेंस करके और तब फिर से उनका ये कोलाइडल फॉर्म बन जाता है। मतलब उस स्मॉलर साइज के जो पार्टिकल्स थे, मेटल के एटम जो बहुत छोटे साइज में थे, वो बिलो साइज थे 1 नैनोमीटर से यानी कोलाइडल रेंज से, तो आपस में मिल करके मल्टी मोलिक्यूलर टाइप के कोलाइड बना लेते हैं, और इस तरीके से इसमें आपका कोलाइड बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग ये अगला जो मेथड है पेप्टाइजेशन, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब थर्ड मेथड देखते हैं पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो उन प्रेसिपिटेट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो उससे जो कोलाइड बनते हैं, उन कोलाइड्स को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन पेप्टाइड, और उनको मेथड को पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं। तो ये पेप्टाइजेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपको मिल रहा है, इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग विथ डिस्पर्सन मीडियम in the presence of a small amount of electrolyte called पेप्टाइजिंग एजेंट। तो अगर डायरेक्ट हम जैसे कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो छोड़ देने पर, अनडिस्टर्ब छोड़ देने पर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम उनका सोल तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग उसमें कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं कि वो जा करके जब सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा रहती है तो वाटर में वो जा करके इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज कर जाता है, स्प्लिट कर जाते हैं अपने आयंस में, और उसके जो केटायंस और एनायंस बनते हैं तो उसी में से कोई आयन जो प्रेसिपिटेट हैं उनके सरफेस से अटैच हो जाते हैं। तो जब ये प्रेसिपिटेट हैं तो आप तो ये जान रहे हैं कि प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब कि वो सस्पेंशन बना रहा है। जो प्रेसिपिटेट का सॉल्यूशन बना है रिएक्शन में वो बेसिकली सस्पेंशन है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो कोलाइडल पार्टिकल से लार्जर साइज का होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज का होता है, तो ही वो दिखता है। तो उस कंडीशन में जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और इलेक्ट्रोलाइट जब स्प्लिट होते हैं अपने आयंस में तो उसके आयन जा करके अटैच हो जाते हैं सरफेस पर प्रेसिपिटेट के, और जब प्रेसिपिटेट के सरफेस पर आयन अटैच हो जाते हैं तो इसके बाद अल्टीमेटली वो कोलाइडल जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो उनका साइज छोटा हो जाता है और वो कोलाइडल सॉल्यूशन के रेंज में आ जाते हैं, यानी 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाते हैं, और तब उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन या सोल बन जाता है। तो मेनली इसमें क्या है कि प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स को तोड़ा जा रहा है, और किसके द्वारा, तो कुछ एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिला करके उसको तोड़ते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट पहले डिकम्पोज होगा, आयन देगा, आयनाइजेशन होगा उसका, और इसके बाद वो आयन्स में से कुछ आयन आकर के प्रेसिपिटेट पर अटैच हो जाते हैं, चाहे एनायन हो सकता है चाहे केटायन हो सकता है, मेनली
ये आपके एनायन होते हैं, तो जो अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद वो पार्टिकल अल्टीमेटली टूट जाते हैं इंटरेक्शन के कारण, और टूट करके स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो उसका प्रेसिपिटेट है वो सोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें ज़्यादातर केस में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हैं प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा करके तुरंत तैयार किए गए हैं, उनको हम लोग ये काम कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से। अब इसके बाद तीनों मेथड जब देखने के बाद, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के बाद, हम लोग आगे देखते हैं कि जो कोलाइड बनते हैं तो उनके प्यूरिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम सब्सटेंस बनाते हैं, जनरली ये केमिकल रिएक्शन की बात है कि अधिकांश चीज़ों में जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो, कोलाइड प्रिपरेशन हो, सॉल्यूशन प्रिपरेशन, कुछ भी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ न कुछ इम्प्यूरिटीज भी डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती हैं। तो हमको जब उनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करना होता है, ग्रॉस फॉर्म में काम चलने वाला है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है फिल्ट्रेशन की या सेपरेशन की या प्यूरिफिकेशन की। लेकिन जब हमको उनके प्योरेस्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमको कुछ प्यूरिफिकेशन का स्पेसिफिक मेथड यूज करना पड़ता है। तो जो कोलाइड्स हैं इनमें तो डिजॉल्व हैं, पार्टिकल तो दिख नहीं रहा है, और उनमें जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको हमको सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग मेनली दो मेथड यूज करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं मेनली दो मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। सबसे कॉमन यूज मेथड होता है इसका डायलिसिस, और दूसरा मेथड होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जो आपका किडनी भी है, तो ब्लड से जो नाइट्रोजनस और डिफरेंट वेस्टेज को निकालता है, फिल्टर करता है, वो भी बेसिकली डायलिसिस ही है। और उसी को हम लोग आर्टिफिशियली भी करते हैं। जब किडनी ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग डायलिसिस करते हैं, हेमोडायलिसिस बोलते हैं उसको। तो वो बेसिकली डायलिसिस ही है, यही प्रोसेस है। तो डायलिसिस में होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी सॉल्यूशन होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको एक अलग बैग में रखा जाता है या चैम्बर में या वेसल में रखा जाता है, जो वेसल किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है। और उस बैग के आउटसाइड में लोअर फ्रेशली वाटर रखा जाता है ज़्यादातर केसेज में, चूँकि वाटर में अधिकांश चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, आयंस डिजॉल्व हो जाते हैं इम्प्यूरिटीज वाले, तो उनको फ्रेशली वाटर रखा जाता है। तो उसमें जो मटेरियल्स हैं, इम्प्यूरिटीज हैं, उनका कंसंट्रेशन कम होता है। तो अंदर में जब कोलाइड में उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो मेम्ब्रेन में रखा गया है वो मेम्ब्रेन आपका डिफ्यूजन को परमिट कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो उस केस में सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आने लगते हैं और इस तरीके से वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये जो मेथड है डायलिसिस का, ये अगर हम लोग सिंपली करते हैं तो ये टू मच टाइम टेकिंग होता है, स्लो स्पीड में होता है, काफ़ी स्लो होता है इसका रेट। अगर हम उसको फास्ट करना चाहते हैं तो फास्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का जब यूज करते हैं तो उसी डायलिसिस को हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि डायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी आप उसको बोल सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना करके हमने उसको क्लियर किया है कि जैसे यहाँ पर एक वेसल है, इसमें वाटर को फ्लो कराया जा रहा है, और ये जो वेसल है ये आपका डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल है, और इसके अंदर कोलाइड को रख दिया गया है, इसके अंदर में कोलाइडल सॉल्यूशन रखे गए हैं। तो अब इसी सॉल्यूशन में ये जो ब्लैक सर्कल से बना, ब्लैंक सर्कल से जो बना हुआ है, ये आपके सोल पार्टिकल्स हैं,
और इसी में जो डॉट डॉट से दिखाया गया है ये आपके क्रिस्टलॉइड हैं, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो चाहे डायलाइजिंग मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, तो इसमें से सेलेक्टिव मटेरियल आपके बाहर हो जाते हैं। तो अब ये वाटर में यहाँ से परमिट होकर के जाएंगे, तो अब वहाँ पर अगर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसमें जो ये क्रिस्टलॉइड्स हैं तो क्रिस्टलॉइड्स में रह जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें, तो प्यूरिफाइड हो जाएगा। ये पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टलॉइड के रिस्पेक्ट में छोटे होते हैं और क्रिस्टलॉइड उसमें इम्प्योरिटीज के रूप में बने रहते हैं, तो क्रिस्टलॉइड इसमें रह जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं आपके सोल पार्टिकल्स से बाहर निकल जाते हैं, वाटर के साथ मिल करके बाहर हो जाते हैं, तो ये आपका फ्रेश सोल मिल जाता है। तो ये डायलिसिस है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया गया है। तो इसमें स्लोपली होता है, धीरे धीरे होता है। और इसी को हम फास्ट करना चाहते हैं तो सेम सेटअप है। इसमें अंतर क्या किया गया है कि इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके बगल में बाहर साइड में यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव था, तो इसके उल्टा है यहाँ पर निगेटिव। यानी बाहर वाले वेसल में भी इलेक्ट्रोड लगाना है, अंदर में भी है। तो ये अंदर में इलेक्ट्रोड नहीं लगाया गया है, बल्कि ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का काम कब होता है, तो जब आपके कोलाइडल सॉल्यूशन जो हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सोल हैं वो बेसिकली जब इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट हैं यानी उनके आयन स्प्लिटिंग हो सकते हैं, तो ही हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोल है और इसमें निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन रहेंगे। तो होता क्या है कि अब बाहर के वेसल में जब हम यहाँ पर ये फ्रेशली वाटर है और इसमें जब हम एनोड यहाँ लगा दिए हैं, यहाँ कैथोड लगा दिए हैं, तो इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं इस साइड में एनोड की तरफ आ जाएंगे, निगेटिव पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, और डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है तो इस डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएंगे। और इस तरीके से जो आपके सोल हैं इलेक्ट्रिकली सेपरेट होकर के उनके आयन वाटर में चले जाएंगे और वाटर में मिल करके आपका प्योर सोल बन जाएगा वाटर के साथ। तो यहीं पर आपका वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट आउट हो जाता है और ये इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलॉइड इसी में रह जाते हैं, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो कोलाइडल सोल है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं और इस कंडीशन में ये फास्ट होता है उसके रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद सेकंड मेथड इसका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सोलेबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपली उसका डिफिनीशन दिया गया है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नाम से ही स्पष्ट है, अल्ट्रा मतलब टू मच। तो जनरली जो फिल्टर पेपर होते हैं तो उसमें अगर हम कोलाइड को फिल्टर करते हैं तो कोलाइड के पार्टिकल छोटे साइज के होने के कारण उसके फिल्टर पेपर के पोर से डायरेक्टली लिक्विड के साथ बाहर हो जाते हैं। यानी सिंपल फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग नहीं कर पाते क्योंकि साइज टू मच छोटा है एज कंपेयर टू सस्पेंशन पार्टिकल्स। तो वैसे केस में हम लोग उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में खास टाइप के फिल्टर पेपर्स यूज किए जाते हैं जिनको वो क्या करेंगे कि उसमें जो भी आपके सॉल्वेंट और सोलेबल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उस कोलाइड में, तो उनको जब फिल्टर किया जाएगा तो उसमें पोर उनके बहुत छोटे होते हैं। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर के केस में तो उसमें छोटे पोर के कारण सॉल्वेंट वाले जो पार्ट हैं वो तो बाहर हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, लेकिन प्योर कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो उस होल से बाहर नहीं हो पाते और उसी में रह जाते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझ सकते हो कि जैसे आप देखते हैं कि अगर हम लोग जैसे छेना बनाते हैं मिठाई के लिए, तो छेना बनाते हैं तो दूध में इसे मिला करके या उसको अलग करके छेना जब अलग हो जाता है तो उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो एक पतले महीन कपड़े में उसको डाल देते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से क्या होता है कि उसके वाटर जो हैं वो धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं उस पोर से और अंदर में जो आपका छेना है वो बचा रह जाता है। तो उससे आप
तो छेना जस्ट लाइक कोलाइडल की तरह आप यहाँ समझ सकते हैं। वही चीज़ अगर आपको दही है तो दही के लिए भी हम लोग करते हैं, कर्ड है तो कर्ड को भी अगर हम एक कपड़े में ले करके उसको छोड़ दें तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद दही के जो ज़्यादा वाटर हैं, कर्ड के जो एक्सेस वाटर हैं वो धीरे 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 नीचे हो जाएगा, आउट हो जाएगा। उसके बाद जो अंदर बचेगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा दही बाहर निकल जाएगा, अंदर बचता है तो अंदर जो दही बचेगा बिल्कुल वाटरलेस होगा, वो लगेगा कि एकदम सॉलिड की तरह दही है, तो काफ़ी सॉफ्ट भी होगा और पहले वाला दही के रिस्पेक्ट में वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसमें भी जो फिल्ट्रेशन हो रहा है तो क्या है कि वाटर जो था उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो कुछ सेम इसी तरह का प्रोसेस, यहाँ पर कपड़े का होल जो था रिस्पेक्टिवली बड़ा था, लेकिन ये सेम प्रोसेस वहाँ पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर के साथ यूज करके किया जाता है और उसमें कोलाइड अलग हो जाते हैं, ऊपर फिल्ट्रेट के रूप में बच जाते हैं और उसका आउट हो जाता है, सॉल्यूशन टाइप जो इम्प्योरिटीज़ है वो आउट हो जाती है। तो इस मेथड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों मेथड से हम डायलिसिस के द्वारा और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा कोलाइड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद कोलाइड्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कोलाइड्स के जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ दी गई है। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर फॉलोइंग। इसमें एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जैसे सॉल्यूशन में भी आपने डिटेल्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी किया था, जिसमें आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की बात थी, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज हो रहे थे उसकी बात थी। तो डिफरेंट टाइप के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो होता था उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्टिवली चेंज करते थे डिफरेंट कंडीशंस में। तो चूँकि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी संख्या ट्रू सॉल्यूशन में सोलूट पार्टिकल की संख्या में रिस्पेक्टिवली बहुत कम होती है। और इसीलिए चूँकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सोलूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर सोलूट लाइक पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज होते हैं, तो इसलिए डिस्पर्स फेज के नंबर पर डिपेंड करती है और डिस्पर्स फेज नंबर में कम होते हैं एज कम्पेयर टू सोलूट पार्टिकल्स। इसीलिए इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंजेज होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंजेज के रेस्पेक्टिवली कम होते हैं। तो इनमें डिग्री ऑफ चेंज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ट्रू सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कम होता है। इसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट आता है टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, थोड़ी सी चर्चा इसके 10th क्लास में थी, 9th क्लास में, तो 9th और 10th में भी। तो इसमें टिंडाल इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मीडियम से लाइट को पास कराते हैं तो उसमें पार्शियली लाइट का जो स्कैटरिंग होने लगता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इसी इफेक्ट को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो जो आपके कोलाइड होते हैं, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम रूम को बंद कर देते हैं और जो हमारे वेंटिलेटर्स में या कहीं ऊपर रूप में अगर छोटा सा होल होता है तो सारे रूम को पूरी अच्छी तरह से बंद कर देंगे तो डार्क हो जाता है, और उसमें छोटे से होल से आपका लाइट जब आता है तो डस्ट पार्टिकल्स चूँकि हमेशा एयर में मूव करते रहते हैं तो वहाँ से जो लाइट आता है तो आपको एक फोकस की तरह सीधे बीम ऑफ लाइट क्लियर आपको दिखता है। तो लाइट जनरली तो दिखता नहीं है, लेकिन उस विशेष कंडीशन में लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है, ब्राइटन हो रहा है। तो वही स्पेसिफिक विजिबल पाथ को ही हम लोग टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। ये पाथ लाइट के इनविजिबल होते हुए भी उसके पाथ को विजिबल बनने की घटना को टिंडाल इफेक्ट कहा जाता है। तो इस टाइप की घटना कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी अगर हम लोग लाइट को पास कराते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन आप ले लेते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसमें इधर से अगर लाइट हम पास करा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर आपका
सोर्स है लाइट का, और यहाँ से लाइट आप पास करा रहे हैं इधर जो जा रहा है, और इस लेंस को यहाँ पर लगा दीजिए एक लेंस की वो पैरेलल फोकस होकर के जाए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लाइट है पैरेलल जा रही है इधर से, तो इस केस में देखेंगे कि जब इसमें आ रही है ना लाइट, तो यहाँ पर आके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर फोकस हुई है, तो यहाँ के पार्टिकल्स के कुछ डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल्स में चले जाएंगे। तो स्कैटरिंग का कुछ पार्ट होता है, कुछ लाइट इधर भी आपकी निकलती है। तो अगर इसको परपेंडिकुलरली यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से, यहाँ से अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ से लगा करके माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते हैं इसको, तो यहाँ पर जो लाइट का कलर है यहाँ पर डीप ब्लूइश टाइप का दिखाई देगा। यहाँ से वाइट लाइट आ रही है लेकिन इसमें डीप ब्लूइश टाइप का दिखाई देगा, और इधर आपका कुछ अलग कलर दिखाई देगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो कुछ अलग दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो कुछ अलग दिखाई देगा, और लाइट का पाथ मेनली इसमें विजिबल हो रहा है। तो इसी विजिबल होने की घटना को हम लोग टिंडाल इफेक्ट कहते हैं, और इसकी सहायता से कोलाइडल सॉल्यूशन के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके और आइडेंटिफिकेशन में उनके कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिटी को जानने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, जबकि सॉलिड वगैरह के केस में ऐसा होता है। फिर कलर, तो कलर की जब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो ये देखा जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कलर होते हैं वो कलर डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स का साइज होता है उन पर डिपेंड करते हैं। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसे जब लाइट पास करता है तो उसमें से किस टाइप के लाइट का वेवलेंथ, किस वेवलेंथ का लाइट उसमें से निकल रहा है और किसका एब्जर्व हो रहा है, इसी पर उसका कलर डिपेंड करता है। और मोर ओवर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वहाँ से एमिट होता है वो डिपेंड करता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के पार्टिकल के साइज पर। तो उनमें एक ही टाइप के अगर पार्टिकल्स हैं तो उनका अलग अलग साइज के कंडीशन में कंसंट्रेशन अलग अलग होने पर उनमें कलर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे गोल्ड पार्टिकल्स है तो गोल्ड पार्टिकल्स का प्योर गोल्ड पार्टिकल्स है उसका कलर रेड होता है। उनके साइज धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उनमें रेड के बाद आपको ब्लू आ जाता है, पर्पल आ जाता है, और अंत में उनका गोल्डन कलर आता है जब उनके पार्टिकल एप्रिसिएबल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में एक साथ कोई कलेक्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेटेड साइज उनका बड़ा हो जाता है तो वो गोल्डन दिखता है, लेकिन ओरिजिनल में उसका रेड टाइप का होता है कलर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग साइज में जब पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर के अपने बड़ा साइज में बनाएंगे कोलाइडल पार्टिकल के साइज में, तो उनका कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद ये ब्राउनियन मोशन है। तो ब्राउनियन मोशन भी देखते हैं कि जब कोलाइड के पार्टिकल्स हैं तो रैंडमली जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से तो उनको देखेंगे कि वो रैंडमली मूवमेंट दिखाते हैं पार्टिकल्स। तो सॉल्यूशन के अंदर या मीडियम के अंदर पार्टिकल्स के रैंडमली मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से या ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, वो उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स या कोलाइडल पार्टिकल्स आपके ब्राउनियन मूवमेंट को भी दिखाते हैं। इसके बाद चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी, जब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें प्रीवियस जो टॉपिक हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं उसको भी समराइज कर लेंगे फिर से। और इसके बाद चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो टू मच लॉन्ग हो जा रहा है तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉपर्टी के साथ। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, उससे फ़ायदा लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।